नमस्कार, मैं सिप्रा मुकुल कुमार और मैं मुकुल कुमार। आज की बातचीत में मैं आपको केदारनाथ की यात्रा के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पिछले सप्ताह ही केदारनाथ की यात्रा करके लौटा हूँ। इस साल मई 2025 में यात्रा शुरू हुई। यात्रा को चले हुए लगभग 2 महीना हो गया है। पहली बार हम लोगों ने जून 2009 में, आज से 16 साल पहले, 4 धाम की यात्रा की थी। उस समय हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तब से लेके अभी तक मैं 5 या 6 बार यात्रा कर चुका हूँ। कभी मैं अकेले गया, फिर मैं फैमिली को लेके गया। एक बार हमारे साथ बहुत सारे जानकार हमारे थे, रिलेटिव थे, 9-10 लोग थे। 3 गाड़ी हमारी हरिद्वार से लगी थी। तो इस 5-6 साल की यात्रा में जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ, जो हमने सीखा है, कहीं पे हमसे कुछ गलती हुई, फिर हमने अगले साल उसे ठीक किया, और अभी जो मैं यात्रा करके आया हूँ उसे मैं इतने आरामदेह और अच्छे तरह से पूरा कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अनुभव हमें इस 6-7 साल के दौरान यात्रा करते हुए मिला है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि यदि आप भी यात्रा पे जाना चाहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से यात्रा पूरी हो सके, ज़्यादा परेशानी ना हो। यदि आप बस से जाते हैं, यदि आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, या किसी रिलेटिव की गाड़ी के साथ, या शेयरिंग में जाते हैं, तो किसी भी स्थिति में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी से भी मुझे जाने का मौका मिला, फिर मैं बस से गया हूँ। मैंने कॉमर्शियल हरिद्वार से गाड़ी लिया था, तो फिर मैंने उसमें भी यात्रा किया है। तो बहुत तरह से मैंने यात्रा को किया है, पूरा किया। और कभी भी, सबसे बड़ी बात है कि इन 6-7 सालों में कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने हर एक बार यात्रा से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। तो जो भी जानकारी मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी वाइफ एक पूरा डिटेल बना के रखी है कि अभी तक हमने कब, किस साल में, किस धाम की यात्रा की, हमारे साथ कितने लोग थे। तो पहले ये आपको बता देंगे, फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बताइए। जून 2009 में पहली बार हम लोगों ने चारों धाम की यात्रा की। हमारे साथ पेरेंट्स भी थे और 2 बच्चे काफ़ी छोटे थे उस टाइम। उसके बाद 2013 केदारनाथ में आपदा आने के बाद हम लोगों की यात्रा फिर नवंबर 2020 में शुरू हुई। उस टाइम बच्चे बड़े हो गए थे। बस एक ही धाम हम लोगों ने किया था उस समय, बद्रीनाथ धाम, और दिवाली के दिन हम लोग वहीं पे थे। शाम का दिया हम लोगों ने वहीं पे जलाया था। उसके बाद नवंबर 2021 में फिर दिवाली के दिन हम लोगों को बद्रीनाथ में रहने का मौका मिला। बद्रीनाथ के साथ साथ हम लोगों ने केदारनाथ धाम का भी यात्रा किया। बच्चे भी साथ में थे, और दिवाली के दिन हम लोगों ने बद्रीनाथ में दिया जलाया, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का। उसके बाद फिर 2022 में हम लोगों ने बद्रीनाथ, धारी देवी और साथ साथ तुंगनाथ की भी यात्रा की। इस टाइम हम लोगों के साथ काफ़ी लोग थे। हम लोग कुल मिला के 9 लोग थे, और हम लोग की हरिद्वार से 3 गाड़ी लगी थी। तो बहुत ही अच्छा हम लोग साथ में थे, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जुलाई 2023 में केदारनाथ की यात्रा इन्होंने अकेले ही किया। उसके बाद अगस्त 2024 में बद्रीनाथ, तुंगनाथ और धारी देवी की यात्रा हम लोगों ने की। साथ में हमारी दीदी भी थी उस टाइम। उसके बाद 2025 में अभी पिछले हफ्ता ये केदारनाथ धाम की यात्रा करके लौटे हैं। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम 7 अलग अलग विषयों पे विस्तार से बातचीत करेंगे। पहला, जाने का सही समय क्या है। दूसरा, जाने में कितना समय लगेगा। तीसरा, अपने साथ क्या क्या लेके जाएं। चौथा, जाने के क्या क्या साधन उपलब्ध हैं। 5वां, जाने के गाड़ी का खर्च कितना आएगा। 6ठा, यात्रा मार्ग में हम और क्या क्या देख सकते हैं। और 7वां, यात्रा में हमें अतिरिक्त खर्च क्या क्या आएगा। यात्रा में जाने का सही समय क्या है। यात्रा मई में शुरू होकर भाई दूज और दीपावली तक चलती है। पूरे काल को हम 3 अलग अलग समय में
डिवाइड करते हैं। पहला, बारिश से पहले का मौसम, मई जून जुलाई। जुलाई में हर एक साल बारिश शुरू हो जाती है, 2 महीने हम बारिश का मान लेते हैं। उसके बाद बारिश खत्म होने के बाद दशहरा, दिवाली और भाई दूज तक यात्रा चलती है। तो पूरे यात्रा काल को हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ और यात्री बारिश से पहले के पीरियड में होते हैं। बारिश में यात्रा लगभग ख़त्म हो जाता है। ज़मीन में, प्लेन में रहने वाले लोगों के मन में एक बात रहती है कि बारिश में लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ये सच्चाई भी है, तो यात्री कम आते हैं। उसके बाद ठंड के मौसम में, दशहरा के बाद यात्रा दोबारा शुरू होता है। तो यदि आप यात्रा में आ रहे हैं तो मेरा विचार ये रहेगा कि आप दशहरा के 20 दिन पहले से लेकर दिवाली तक कभी भी यात्रा करें। सबसे सुखद, आरामदेह और कम भीड़ वाला यात्रा आपको इस समय करने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं यात्रा में कितना समय लगेगा। इस वीडियो में मैं गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। यदि आप सिर्फ केदारनाथ कर रहे हैं तो आपको 4 दिन लगेगा। अगर आप बद्रीनाथ कर रहे हैं तो आपको 3 दिन लगेगा, और केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों कर रहे हैं तो आपको 5 दिन लगेगा। केदारनाथ में 4 दिन लगने का मेन कारण है कि एक दिन आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं, 2 दिन ट्रैकिंग में आपको लगता है, और चौथे दिन आप वापस हरिद्वार आते हैं। तो केदारनाथ में 4 दिन लगेगा, सिर्फ बद्रीनाथ में 3 दिन, और अगर आप दोनों धाम करते हैं तो इसमें आपको 5 दिन लगेगा। अब हम जानते हैं कि हमें अपने साथ क्या क्या चीज़ लेके जाना है जिससे यात्रा को करने में ज़्यादा परेशानी न हो। यदि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने तक जाती है। तो आप ब्रीफकेस, एयर बैग या कोई भी छोटा बड़ा सामान अपने साथ रखते हैं तो आराम से वो अपनी गाड़ी में आप लेके जाएंगे, तो आपको उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो आपको गौरीकुंड से जो ट्रैकिंग करनी है, जो 16-17 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। आपको 2 तरह के सामान अपने साथ लेके जाने होंगे। सोनप्रयाग तक जो सामान आपका होगा वो ब्रीफकेस होगा, क्योंकि गाड़ी आपकी सोनप्रयाग में, सीतापुर में पार्किंग में खड़ी होगी। वहाँ से फिर आपको ट्रैकिंग अपनी शुरू करनी है 2 दिन की। 1 दिन आपको चढ़ने में लगेगा केदारनाथ, और 1 दिन आपको उतरने में लगेगा। तो लोगों से गलती क्या होती है कि वो अपने साथ कुछ ऐसा सामान लेके चले जाते हैं जो उन्हें ट्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो मैं आपको एक एक सामान जो मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, जो मैंने सीखा है पिछले 5-6 साल में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो होता है पेपर सोप। आपके पास पेपर सोप होना चाहिए। ट्रैकिंग में कभी भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो पेपर सोप आपके पास होना चाहिए। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज़, छाता। आपके पास एक छाता होना चाहिए। हम 4 लोग हैं तो हमारे पास 4 छाता है। सब लोग अपना सामान खुद ढोते हैं, कंधे पे लेके चलते हैं बैग में। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी, 4 लोग कभी यात्रा पे जाते हैं और केदारनाथ के ट्रैकिंग में जाते हैं तो 4 छाता हमने ले रखा है, छोटे साइज का, इस तरह का, जो फोल्डिंग है, बड़ा छोटा हो सकता है। तो एक छाता आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रैकिंग में अंधेरा हो जाता है, रात का समय होता है, पहाड़ का रास्ता है, तो आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए। ध्यान रहे ये टॉर्च चार्जेबल ना हो, बैटरी वाला होना चाहिए। ड्यूरासेल एक्साइड की बैटरी, एवरेडी की बैटरी इसमें लगी होनी चाहिए। बहुत छोटे साइज का एक टॉर्च अपने साथ आप रखिए, ठीक है। रात बिरात कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। पहाड़ का रास्ता है, वहाँ लाइट कभी हो ना हो, तो एक टॉर्च आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पावर बैंक, मोबाइल है तो आपके पास एक पावर बैंक होना चाहिए कि 2 दिन आपको ट्रैकिंग करनी है तो पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कहीं आपको चार्जर मिलेगा नहीं, चार्ज करने के लिए बिजली के पॉइंट नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत होगी। फिर इस तरह का एक बैग आपके पास होना चाहिए जिससे कि आपका हाथ फ्री हो। ऐसे आप इस बैग को ऐसे करके टांग सकते हैं, तो एक बैग आपके पास होगा। ये व्यवस्था मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो ये बैग हमारे पास होता है। एक बैग आपके पास हो इस तरह का, जिसमें ये चीज़ें, कोई ज़रूरत की चीज़ें, आप पेपर शॉप या कोई भी चीज़, या मोबाइल या चार्जर या पावर बैंक, आप इसमें आराम से डाल के कंधे पे इसे टांग लीजिए तो आपका हाथ फ्री रहेगा। अब
एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं कि उन्हें ज़मीन पे प्लेन में घर से निकलते समय ये कहा जाता है कि वहाँ ठंड बहुत होगी, तो वो कॉर्सूल या लक्स का जो वार्मर होता है ना वो ले लेते हैं। ये गलती आप कभी मत करना। अब कभी भी आप कॉर्सूल या इस तरह के जो वार्मर आते हैं ना जो बिल्कुल स्किन में चिपके होते हैं, उसको बिल्कुल नहीं पहनना है। घर में नॉर्मल वाइट बनियान जो आप पहनते हैं, हाफ सैंडो बनियान, वो पहनिए। गर्म कपड़ा शर्ट के ऊपर जितना आप पहनना चाहें पहन सकते हैं। अंदर आपको वार्मर नहीं पहनना है, क्योंकि स्टार्ट जब यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, लेकिन 1-2 किलोमीटर चलने के बाद इतना ज़्यादा आपका शरीर गर्म हो जाएगा कि फिर आपको वार्मर खोलना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाएगा। उस ठंड में वार्मर को खोलना, फिर से शर्ट को पहनना, फिर आधे घंटे के लिए कहीं आप रास्ते में रुक जाते हैं तो फिर से आपको ठंड लगने लगेगा। तो वार्मर आप बिल्कुल नहीं लेंगे। ना तो आप अपने पैंट के अंदर पैजामा पहनेंगे, गरम जो पैजामा होता है वार्मर के साथ सेट वाला वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर का, वो आप बिल्कुल ही नहीं पहनेंगे। नॉर्मल आप पैंट पहनिए। घर में रात में जो आप लोअर पहनते हैं आप वो लोअर पहनिए, लेकिन लोअर के अंदर फिर कुछ ना पहनेंगे। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे कर देते हैं कि वो अंदर यात्रा शुरू करने से पहले अंदर ठंड से बचने के लिए वार्मर पहन लेते हैं, जो उन्हें रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। फिर छोटे चीज़ में आपके पास एक टोपी होना चाहिए। आप गर्म कपड़े में जैकेट एक रखिए, लेकिन छोटा कपड़ा आप जरूर रखिए, एक टोपी जरूर रखिए अपने साथ। मफलर, टोपी, मफलर, मोजा तो बिल्कुल आपके पास 2-3 सेट होना चाहिए, क्योंकि 2-3 जगह वाटरफॉल है। जूता अगर आपका गीला हो जाएगा तो आपके पास जूता एक्स्ट्रा होगा नहीं, आपको उसी जूते से काम चलाना होगा। अगर वो गीला भी हो गया या रास्ते में अगर बारिश हो गई तो आपको जूता तो गीला ही पहनना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप मोजा बदल सकते हैं, तो आपके पास 2-3 जोड़ा मोजा होना चाहिए। एक ग्लव्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स, दस्ताना। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये आपको ठंड से बचाएगा, दूसरा यात्रा शुरू करने से पहले सीतापुर या सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में आप छड़ी लेंगे, ट्रैकिंग के लिए आप छड़ी लेंगे। तो होता क्या है ना कि छड़ी को लगातार 16-17 किलोमीटर तक आप हाथ से पकड़ते हैं ना, तो यहाँ पे ना चीज़ें छिल जाती हैं, यहाँ पे छिल जाती है, तो वो बहुत फिर तकलीफ देती है। तो उससे बचने का आसान तरीका ये है कि आपके पास जोड़े में होगा दस्ताना, आप जिस हाथ में छड़ी लेते हैं उसमें दस्ताना पहनिए। मैं आपको छड़ी दिखाता हूँ, ये छड़ी में है, मैं तो छड़ी भी अपने साथ रखता हूँ। अपनी मेरी ये तैयारी है कि ये सब चीज़ मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। तो ये जो छड़ी है ना, ऐसे आप पकड़िएगा, ऐसे। तो इससे क्या होगा कि आपका हाथ नहीं छिलेगा, आप आराम से इस छड़ी को ऐसे पकड़ेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको दस्ताने से थोड़ा गर्मी में महसूस होगा और ये छड़ी आपको पकड़ने में बहुत आराम होगा। एक बात बताऊँ कि जब आप छड़ी खरीदेंगे, डंडा खरीदते हैं चलने के लिए, तो डंडा ऐसा मत पकड़ना है, लंबा डंडा नहीं लीजिए। डंडा को हमेशा यात्रा के दौरान ऐसे पकड़ना है। तो डंडे की जो लंबाई है, छड़ी की लंबाई है, वो आपके हाथ की लंबाई से ज़्यादा। जैसे ये अभी मैं बैठा हूँ तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा है आपकी। अगर आप हाथ को खड़ा होकर हाथ को स्ट्रेट करेंगे तो डंडे की लंबाई हाथ की ऊंचाई से हो। डंडा को आप ऐसे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ऐसे पकड़ने से हाथ में दर्द होगा। अगर आप डंडे को ऐसे पकड़ेंगे तो डंडे को पकड़ना नहीं है, बस एक सहारा देना है। लेकिन अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो कुछ देर के बाद आपके पंजे में, उंगली में दर्द हो जाएगा, क्योंकि डंडा को आपको पकड़ना है और पकड़ के इसके ऊपर दबाव बनाना है। और डंडा को अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो इससे आपके कलाई में दर्द नहीं होगा। तो डंडा को ऐसे पकड़ना है, लेकिन डंडा आप लंबा ले लेंगे तो आपका हाथ ऊपर चला जाएगा। तो डंडा को आपको छोटा लेना है, कंधे की ऊंचाई के बराबर या उससे भी थोड़ा सा कम ही रखना है। खड़ा होकर डंडे को अपने, जब आप खरीदने जाते हैं तो ऐसे करके नापिएगा, डंडा कंधे की ऊंचाई से थोड़ा कम ही होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने टोपी के बारे में बता दिया, मैंने मफलर के लिए बता दिया, मैंने आपके दस्ताने के लिए बता दिया, मैंने आपको मोजे के लिए, मोजा तो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। इस छोटे कपड़े से फ़ायदा क्या है, ये आपको गर्मी भी देगा और इसे कैरी करना भी पीठ पे आसान होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेनकोट है। अगर आप घर से रेनकोट लेके नहीं जाते हैं तो ये देखिए, मैं यात्रा पे गया था, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रेनकोट लेके आया वहाँ से, जो मिलता है 100, 150, 200 रुपये में रेनकोट वहाँ मिलता है। लेकिन ये फुल है, मतलब कि आपके सर से लेके पूरे पैर तक का होगा और बहुत कमज़ोर पन्नी का बना होता है। तो
ये बहुत थोड़ी सी लापरवाही से ना ये चीज़ें फटती है और कॉस्ट भी इसका वहाँ पे लग जाता है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ। अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो आप इस रेनकोट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये फुल है आपके सर से लेके पैर तक। तो अगर आप इस रेनकोट को पहन लेंगे तो आपको गर्मी बहुत लगेगी, बार बार आपको खोलना पहनना वो बहुत तकलीफ देह है। तो आप अपने साथ ना डबल पीस का रेनकोट लेके जाइए। ये देखिए, ये 4 मेरे पास है, मैं अपने साथ ये हमेशा कैरी करता हूँ। ये रेनकोट है और इसकी साइज इतनी बड़ी है कि बैग के ऊपर से मैं इसे पहनता हूँ, क्योंकि अगर बारिश होने लगी और बैग भीग गया तो बारिश के कारण बैग का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपका रेनकोट इतना बड़ा होना चाहिए कि आप बैग के ऊपर से रेनकोट को पहने और वो बैग को भी ढक ले। 2 पीस में होगा, आपको नीचे की जरूरत पड़ेगी नहीं पहनने की, आप सिर्फ ऊपर वाला ही अगर पहनेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसका फ़ायदा 2 है, एक तो ये बारिश से आपको बचाएगा, पहाड़ पे कभी भी बारिश हो सकती है, और दूसरा ये है कि ये ठंड से भी बचाएगा। बहुत ज़्यादा अगर ठंडी हवा चल रही तो आप रेनकोट पहन लीजिए, तो एज ए विंड चीटर ये आपका काम करेगा। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ बैग। ये कार्गो बैग है, कार्गो बैग। इस तरह के बैग आप देखे होंगे, मिलते हैं। इस तरह का बैग आप लेके चलिए। लैपटॉप के बैग भी आप ले सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है कि जैसे आप पूजा का कपड़ा या खोला हुआ कपड़ा आप बैग में डाल देंगे तो आपको लगेगा कि यार फिर प्रसाद आप लेंगे तो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो आपका श्रद्धा थोड़ा वहाँ पे लगता है कि यार गंदे कपड़े के साथ मैंने पूजा वाले कपड़े को डाल दिया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। या फिर अगर आप बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं तो कपड़ा गीला हो गया, तो फिर तो इसमें ना 6-7 पॉकेट होता है। 1 पॉकेट, 2 पैकेट, फिर इधर 1 पैकेट, पॉकेट, 3 पॉकेट। तो आप एक में आपने जूता चप्पल अपना डाल दिया, एक में ब्रश डाल दिया, एक में आप साफ कपड़ा डाल दिए, एक में खोला कपड़ा डाल दिया। तो इस तरह का कार्गो बैग आप अपने साथ लेके चलिए जब आप केदारनाथ में गौरीकुंड से ट्रैकिंग करेंगे। लोग इस तरह का बैग लेके चले जाते हैं, बिल्कुल गलती ना करें ट्रैकिंग में। उन्हें लगता है कि मैं घड़का लूँगा, व्हील है मैं घड़का लूँगा। सबसे बड़ी गलती, मैंने यात्रा में लोगों को इस तरह के बैग को घड़काते देखा है और इतना ज़्यादा परेशानी उनको होती है। लोग इस तरह का बैग लेके चले जाते हैं ट्रैकिंग में, बिल्कुल ही ये गलती ना करें, आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। या ट्रॉली वाला जो ब्रीफकेस आता है, अमेरिकन टूरिस्टर, इस तरह के बैग, ये सब लेके जाना सबसे बड़ी गलती है। आप जब भी लेके जाए ऐसा लेके जाए कि पीठ पे ऐसे आप इस तरह से आपने पीठ पे डाल लिया बस ये, और आराम से दस्ताना पहना और ये बैग टांग लिया, आगे मोबाइल जैसी कुछ चीज़ आपने डाल ली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने डाल लिया बस, और आपने दोनों आपके हाथ फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने ये दस्ताना पहना और ये छड़ी लेके आप चलती हैं, बस ये आपका ट्रैकिंग है। और किसी भी जगह अगर आप ट्रैकिंग में जाते हैं तो ये एक सेट आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। ये इस छड़ी से आपको मोजे से यहाँ पे, जुराब से यहाँ पे गांठ भी नहीं पड़ेगा, छिलेगा भी नहीं। ये बैग में आपने मोबाइल पावर बैग रख लिया, पीठ पे आपकी ज़रूरत के सामान है। बिल्कुल सबसे बेस्ट ट्रैकिंग का जो पैटर्न है ये है। जूता आपको पता है कि आपको लेदर के जूते पहनने नहीं है, चलिए आप पहन लेते हैं कपड़े वाला एडिडास टाइप का जो जूता होता है या नाइके का होता है, आप उसको ले लें, कोई नहीं। मार्केट में आपको 300-400 रुपये का जूता मिल जाता है, आप उसको ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कि नाइके एडिडास का लिया जाए। ट्रैकिंग शूज जो होता है नॉर्मली उसको लीजिए। लेकिन जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बैग पीछे टांग लिया, अपने ज़रूरत की चीज़ उसमें रख ली, एक बैग ये रख लिया, ग्लव्स और ये छड़ी, और ये बेस्ट ट्रैकिंग सूट है, आप कह सकते हैं कंप्लीट ये सूट आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ता है तो आपने इसके ऊपर, इसके ऊपर आप रेनकोट डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये बैग भी बारिश से बचेगा, ये वाला बैग भी बचेगा। ये रेनकोट इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरा बैगी टाइप का, आराम से इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ढक जाएंगी, और आराम से आप चलिए। इच्छा हुई तो आप रेनकोट को खोल के बैग में डाल लीजिए, बाहर रख लीजिए, हाथ में रख लीजिए। हाथ को फ्री रखना है, खुला रखना है, हाथ पे जितना जैसे अगर आप ये ले लिए, अब आप ये टांग रहे हैं, अब ये आपका हाथ फंस गया। अब पहले दूसरी बात है कि ये तो बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है। कभी मत मन में विचार लीजिए कि व्हील है तो मैं इसे खड़का लूँगा, नहीं। पहाड़ का रास्ता है, रास्ते इतने ख़राब हैं, केदारनाथ के स्टेप्स बने हैं, ऊपर नीचे चढ़ाई, बैग टूट जाएगा। मैंने अमेरिकन टूरिस्टर, मैंने बहुत लोगों के देखे, लोग महंगे बैग लेके चले गए और पूरा बैग उनका यहाँ पे क्रैक हो गया, टूट गया। कैरी करना तो छोड़ दीजिए, फिर वो फिर व्हील पे नहीं चला है, उसे बैग को वो ऐसे उठा के
और ऐसे हाथ में झुलाते हुए जा रहे हैं, और यात्रा बहुत ज़्यादा तकलीफदेह उन लोगों की हो गई है। तो मैंने देखा यात्रा के दौरान, तो ये सब सावधानी आपको बरतनी है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको इन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। अब हम बात करेंगे कि जाने के साधन क्या क्या उपलब्ध हैं और उसमें कितना खर्चा आएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल का खर्चा है, जो किलोमीटर डिस्टेंस होगा वो जितना आप गाड़ी से कवर करेंगे वो कॉस्ट आपका आएगा। अगर आप बस लेते हैं हरिद्वार से, मैं पिछली बार इस साल और 23 में मैं बस से गया था, अकेले गया था, तो मैंने उसको भी एक्सपीरियंस किया है। तो हरिद्वार से जो मेरी बस रात में 2 बजे से खुलनी शुरू हो जाती है, मैं पहली बस लिया था 2 बजे की, रात में खुली थी, 12 बजे मैं हरिद्वार पहुंच गया और 2 घंटे पहले मैंने बस की बुकिंग जाके वहीं पे कर ली और बस पे ही मैं आराम से 2 घंटे आराम किया, सामान भी वही मैंने रख दिया। बस वाले भैया बहुत अच्छे थे। तो हरिद्वार से 2 बजे रात में बस खुलनी शुरू होती है, 6-7 बजे तक चलती है, उसके बाद बस नहीं खुलती है, क्योंकि उसके बाद सोनप्रयाग सीतापुर पहुंचने में उनको टाइम लगेगा, 8 घंटा मिनिमम लगता है। लैंड स्लाइडिंग है, कहीं ट्रैफिक है तो 10 से 12 घंटा भी लग जाता है। मुझे इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम 8 घंटा तो लग ही जाता है बस से। 4 घंटे के बाद बीच में वो आपको रिफ़्रेशमेंट देंगे, कहीं बस को रोकेंगे, आप खाना पीना खा सकते हैं। सीतापुर तक वो आपको पहुंचा के छोड़ेंगे, सीतापुर में उनकी पार्किंग है, तो आपको सीतापुर में वो ड्रॉप कर देंगे। जो कॉस्ट आएगा वो हरिद्वार से इस साल जो चार्ज आया था बस का, वो 550 रुपये हरिद्वार से सीतापुर मतलब सोनप्रयाग तक का 4-5.5 रुपये बस का है। छोटी बस 23-24 सीटर वो चलती है, कोई एसी बस नहीं होती है, लंबी बस नहीं होती है, छोटी बस वो पहाड़ वाली होती है, पर्वतीय क्षेत्र में चलने की बस होती है, वो वाली बस होती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग सीतापुर तक का 550 रुपया है अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं। फिर अगर आपने केदारनाथ बद्रीनाथ किया है तो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ आप फिर बस से जाएंगे, 650 रुपया उसका चार्ज है, वो बस भी तुरंत मिल जाता है। फिर हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते हैं या बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार जाएंगे तो वो भी 650-700 रुपये पर हेड वो चार्ज करते हैं। तो ये आपका बस का कॉस्ट है। अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल लेते हैं, डिजायर लेते हैं जिसमें 4 आदमी बैठ के 3 आदमी एक ड्राइवर के साथ 4 आदमी की शेयरिंग है, 4 लोग आप नीचे से जा रहे हैं, हरिद्वार से आपको वो गाड़ी मिलेगी। तो बरसात के पहले जो मैंने 3 पीरियड आपको बताया है, बरसात से पहले के पीरियड में अगर आप जाएंगे तो वो पर डे का कॉस्ट करते हैं 4,500, हायर साइड है, 4 से 4,500 के बीच में जितना आप उन्हें निगोशिएट कर सकते हैं। पीक आवर में वो 400 से कम, 4,000 से कम में नहीं ले जाएंगे। अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो 4,16,000 रुपये बस का खर्चा, बस का नहीं मतलब कार का खर्चा आपका आएगा, डिजायर का डिजायर का खर्चा आपका 16,000 आएगा। अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो 12,000 आएगा, 3 दिन का चार्ज है 12,000। और केदारनाथ बद्रीनाथ करेंगे तो 5 दिन लगे तो 5 और 20,000 रुपया आएगा पीक सीजन में, मैंने बारिश से पहले। बारिश में यात्रा बिल्कुल ही बंद हो जाती है, तो 3,500 से 4,000 के बीच कहीं चीज़ें निगोशिएट होती है। अगर आप विंटर में जाते हैं, दशहरा से 20 दिन पहले से लेके दिवाली और भाई दूज तक, तो वो रेट भी अच्छा होता है। 3200-3300 रुपये में आपको गाड़ी मिल जाएगी पर डे। जितना लैंड स्लाइडिंग के कारण एक आध दिन कहीं डाइवर्सन होगा, वैसे होता नहीं है। छोटी गाड़ी में डाइवर्सन बहुत कम है, डिले कम होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से रास्ते को रिपेयर किया जाता है। बड़ी बस को निकालने में वो थोड़ा दिक्कत देते हैं, लेकिन छोटी गाड़ी को वो तुरंत निकलवा देते हैं। तो 3 दिन अगर कहेंगे तो वो 3 दिन लगेगा। मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया और 3 दिन की जगह पे मुझे 5 दिन लग गया हो। 3 दिन का मतलब सिर्फ 3 दिन। अगर 4 दिन वो कहते हैं हरिद्वार में कि 4 दिन लगेगा तो सिर्फ 4 दिन है। तो जितने रेट से आप पर डे को फाइनल करेंगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी से जाते हैं तो किलोमीटर का जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो आपको देना होगा। हरिद्वार बद्रीनाथ में बस के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल लेते हैं, स्विफ्ट डिजायर ज़्यादा चलती है वहाँ पे पहाड़ में, पेट्रोल की गाड़ी है, सॉरी डीजल की गाड़ी है, सीएनजी चलती नहीं है। अगर आप नीचे से सीएनजी वाली गाड़ी लेके जाते हैं तो आप पहाड़ पे उसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसमें पिकअप नहीं है। पहाड़ पे डीजल की गाड़ी चलती है डिजायर, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे ऑपरेटर स्टेशन के आसपास आपको मिल जाएंगे, मेरे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं। मैं तो दिल्ली इधर घर से ही गाड़ी बुक कर लेता हूँ, कभी ज़रूरत नहीं हुई कि मैंने कभी एडवांस दिया उनको। वो गाड़ी हमें हरिद्वार में सुबह और इन द मॉर्निंग मिल जाती है हमें। तो ये बात गाड़ी साधन की, भाई कैसे आप पहुँचेंगे और क्या आपका कॉस्ट आएगा, ये मैं आपको अभी बताया हूँ। अब
एक दो चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में कहाँ आप रुकेंगे उसकी चर्चा नहीं की है और नहीं करूँगा क्योंकि वो आप की सुविधा पे डिपेंड करता है कि आप होटल लेते हैं, महंगे होटल, सस्ते होटल सब हैं। अगर आप केदारनाथ धाम की बात करें तो अब टेंट हाउस बहुत सारे वहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि जितने भी होटल थे उनको सरकार ने उस जगह को ले लिया और वहाँ पे उत्तराखंड और केदारनाथ बद्रीनाथ की जो समिति है, जो साइन बोर्ड के कार्यालय हैं, उन लोगों ने सारे ज़मीन पे गेस्ट हाउस और ऐसे होटल बना दिए हैं, रुकने की व्यवस्था है। उसको भी आप बुक कर सकते हैं या फिर आप टेंट हाउस लीजिए। सोनप्रयाग में तो होटल है, भरे हुए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरी एक राय ये रहेगी कि आप पहले से बुकिंग ना कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि रास्ते में कितना समय लगेगा, क्या दिक्कत आएगी। तो पहुंच के ही, जैसे अगर आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो पहुंच के ही होटल को देख के अपने तरीके से लें। किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग ना कराएं, रुकने की व्यवस्था एडवांस में ना कराएं। हाँ, अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से कोई धाम को ध्यान में रख के कोई अगर गेस्ट हाउस या पर्यटन स्थल या कुछ भी है जहाँ आप रुकना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन नहीं होता, वहाँ पहुँच के नहीं मिलता। लेकिन अगर आप प्राइवेट होटल को यूज करते हैं तो वहाँ पे पहुँच के ही कराएं, क्योंकि रास्ते का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ पे आपको कब रुकना पड़ जाए, क्या ज़रूरत पड़ जाए। पहाड़ का रास्ता है तो रास्ते में पहुँच के कहीं रात हो जाए, सपोज आप रुद्रप्रयाग, आप हरिद्वार से निकलने में आपको लेट हो गई, आप श्रीनगर, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या आपको उत्तरकाशी में रुकने की ज़रूरत पड़ जाए, फाटा, सिरसी कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो आप पहुंच के ही तय करेंगे। आप पहले से आप तय नहीं कर सकते कि आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि पहाड़ का अपना एक मूड होता है। अब अतिरिक्त खर्च की बात करें जो मैंने अपने लिस्ट में डाला था, तो वो भी आपके तरीके पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से जाना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप टूरिस्ट नहीं हैं, आप तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम है आप। और पिलग्रिम और टूरिस्ट के चलने के तरीके का डिफिनेशन आपको समझना होगा। पिलग्रिम है, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम लेके उन्हें अपनी परेशानी बताइए, बोलिए बाबा मदद कीजिए, केदार बाबा से आग्रह कीजिए, बद्रीनाथ जी से आप हाथ जोड़ के आग्रह कीजिए। कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, आंख बंद कीजिए, बाबा को प्रणाम कीजिए और उसे मदद मांगिए। मदद खुद ब खुद मिलेगा, मैंने इसको अनुभव किया है। अभी मैंने आपको बहुत विस्तार से अपने अनुभव को आपके साथ शेयर किया, गाड़ी कहाँ से मिलेगी, क्या खर्चा आएगा, आपको अपने साथ क्या लेके जाना है, कितना समय लगेगा, बेस्ट टाइम क्या है जाने का। अब एक दो छोटी बड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपदा के बाद पहली बार जब हमारी यात्रा शुरू हुई 2021 में, 20 में तो मैं सिर्फ बद्रीनाथ गया, केदारनाथ नहीं गया, लेकिन 21 में फिर हम लोगों ने केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का प्लान किया। तो मैं, मेरी वाइफ, बेटा और बेटी, 4 लोग थे, दोनों बच्चे मेरे साथ थे। तो हम लोगों ने तय किया कि केदारनाथ को हम पैदल ही करेंगे, कोई और घोड़ा या पालकी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपदा के बाद पहली यात्रा थी, तो हम थोड़ा रास्ता भी देखना चाह रहे थे, क्योंकि आपदा से पहले भी हमने केदारनाथ किया था। तो उसमें क्या बदलाव आया, क्या चेंजेज आया था, वो हम लोगों को थोड़ा समझना भी था। तो सुबह सोनप्रयाग से 5 बजे हम लोग शुरू हुए। गौरी कुंड पहुंचने में मुझे 1 घंटा लग गया, और चेक पोस्ट से निकलने के बाद शाम में पूरे रास्ते चलने के बाद हम रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, रास्ते की लंबाई बढ़ गई थी, नया रास्ता था। तो शाम नहीं, बेसिकली आप कहिए रात के 8 बज गए। हम लोगों को एक जगह है, अभी मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि 16-17 किलोमीटर में बीच बीच में आपको क्या क्या जगह आएगा ट्रैकिंग में। और एक और मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि हरिद्वार से अगर केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो आपको बीच में क्या रास्ता और किलोमीटर और शहर पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमें केदारनाथ पहुंचने से पहले ही बड़ी निंचोली एक जगह है, वहाँ से 5-6 किलोमीटर केदारनाथ धाम का है। तो कोई 3 किलोमीटर पहले ही रात 8:30 बज गया और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ना तो कोई यात्री बहुत होने लगी। हाँ, ना तो कोई यात्री
आ रहे थे, ना जा रहे थे। सिर्फ हम 4 लोग अंधेरे में, बिल्कुल 8 साढ़े 8 बजे बारिश हो रही थी, बर्फबारी चल, तो हम लोग बहुत डर गए, बच्चे बहुत, ठंड बहुत जा रहा है क्योंकि बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। छाता रेनकोट के बाद भी आराम नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने हाथ जोड़ के भोले बाबा से मदद मांगी, बाबा मदद कीजिए, नया रास्ता है, हमें बिल्कुल नहीं पता है कि अभी हमें और कितना समय चलना है। और तुरंत जैसे हमने भोले बाबा से मदद मांगी, 5 मिनट के अंदर ही मंदिर के तरफ से 4 घोड़ा कहाँ से आ गया, हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। 4 घोड़े वाले आए और हम लोगों के पास आके रुक गए। उन्होंने खुद पूछा हम लोगों से कि क्या आप लोग को जाना है ऊपर। उन्होंने खुद हमसे पूछा, और सिर्फ 4 ही घोड़े थे, कोई 5 नहीं था, कोई 3 नहीं था, हम लोग 4 थे। 4 घोड़े आए और आके हमारे पास रुक गए। उन्होंने पूछा कि आप लोगों को ऊपर जाना है, तो हमने बताया हाँ भैया, हमें रास्ते की जानकारी नहीं है और कितना। बोला कुछ नहीं, दूरी तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप 2.5-3 किलोमीटर है, लेकिन आप चलना चाहें तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे। तो हमने पूछा भैया कितने पैसे लेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 200 रुपये पर घोड़ा, समझिए अपने आप में एक बड़ी बात है कि उन्होंने 200 रुपये पर घोड़ा, 800 रुपये में 4 घोड़ा। इतनी बर्फबारी में हम लोग 4 घोड़ा पे बैठ गए और हमें उस जगह तक वो हमें छोड़ दिए जहाँ से अब हमें मंदिर, भोले बाबा का मंदिर दिखना शुरू हो गया था। वो बोले कि अब यहाँ से आपको मंदिर दिख रहा है, आप आराम से अब यहाँ से जा सकते हैं। तो भोले बाबा का ये मदद हमेशा हमें याद रहता है, जब भी हम धाम पे जाते हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ये मदद कभी मैं नहीं भूलता। बच्चों के साथ भी, बच्चे भी इस चीज़ों को हमेशा याद करते हैं, भोले बाबा का धन्यवाद बोलते हैं उस यात्रा को निकालने के लिए। और बहुत अच्छे से फिर केदारनाथ को हमने किया, लौटते समय फिर बद्रीनाथ जाना था, हमने बद्रीनाथ किया, और फिर हम लोग सकुशल शाम की आरती जलाकर सकुशल हरिद्वार आ गए। और जब हम लोग धाम पे पहुंचे थे तो बर्फबारी बहुत ज़्यादा होने के कारण, इतना ज़्यादा घुटने तक बर्फ मंदिर के चारों तरफ लगा हुआ था, इतना ज़्यादा। और दूसरे दिन सुबह में तो मौसम इतना बढ़िया था कि चारों तरफ खिली धूप और सफ़ेद बर्फ देख के बच्चे इतने खुश हुए कि शाम की सारी परेशानी, रात की परेशानी वो भूल गए। बहुत खूबसूरत लग रहा था वो नज़ारा देख करके, सही में लग रहा था कि स्वर्ग में हम लोग आ गए। इसी के साथ हम अपनी बातचीत अब खत्म करते हैं। नमस्कार। यदि आप लोगों को यह वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको खुद ब खुद मिलते रहें। आपका थोड़ा सा सहयोग हमें और प्रोत्साहन देगा आपके लिए अच्छे वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड करने के लिए।